हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, आज की तारीख है 22 सितंबर और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश और मेरा नाम है कुश पांडे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज की तीन बड़ी खबरों से। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन उन्होंने पहली बार एक ऐसा पैनल है जो वाइस चेयरमैन का पैनल होता है, उसमें पहली बार महिलाओं को इस पैनल में ऐड किया गया है और एक दिन के लिए पैनल बनाया गया बिकॉज आज चर्चा हो रही थी विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, इसीलिए ये एक्टिविटी की गई है। उसके अलावा दोस्तों, यूके के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। फिर आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वर्ल्ड राइनो डे। जहाँ तक जो जानकारी आप लोग को है कि एक राइनो आपने देखा होगा कई बार, वो वन हॉर्न राइनो है, लेकिन राइनोस की गैंडों की 5 प्रजातियां हैं और उनको सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड राइनो डे। इस वीडियो के आने तक अभी तक कोई थीम नहीं आई है इसकी, लेकिन जैसे थीम आएगी वैसा ही हम उसकी चर्चा आपके सामने दोस्तों जो है वो कर देंगे। चलिए आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे। कौन सी गवर्नमेंट ने एम्बार्क किया है एक विजनरी प्रोजेक्ट जिसके तहत वो एक एरो ट्रोपोलिस बनाएगा अराउंड द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच एरिया इन यूपी, इन द स्टेट। यूपी स्टेट है और जिवार में ये आपका एक एरोट्रोपोलिस जो है उसे बनाया जाएगा। इंडियन आर्मी ने कितने इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड विभव एंटी टैंक माइंस है उनको परचेज किया है, उनको कमीशन किया है? उसका आंसर है 600। कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्रूव किया है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट, ताकि जो डोमिनेंस है, डिपेंडेंस है चाइना पर उन रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए उसे कम किया जाए? तो उसका आंसर है यूरोपियन यूनियन। अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है विथ रिगार्ड्स टू पीएम विश्वकर्मा योजना? ये योजना आपका पहचान देती है आर्टिसंस को, क्राफ्ट पीपल को, और उनको पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। इसके अंदर 5 to 7 डेज का बेसिक ट्रेनिंग होता है और जिसके लिए पर डे का स्टाइपेंड 700 रुपये है। टूल किट इंसेंटिव यहाँ पर है जो कि 15,000 रुपये का है, जो कि ई फॉर्म के वाउचर्स में या ई रुपी के वाउचर्स में दिए जाते हैं। एक कोलैटरल फ्री आपका एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन है जिसका कीमत है 3 लाख रुपए, जिसमें पहले ट्रांच में 1 लाख होगा, दूसरे ट्रांच में 2 लाख होगा और 1 लाख रुपए मिलेंगे 12 महीने के लोन पर। उसको रीपे करने के बाद 2 लाख का लोन मिलेगा आपका 30 मंथ्स के लोन पर। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ए एन बी एन सी, ए एन सी या ऑल ऑफ दी अबव? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी। अब आपको लगेगा सर बी क्यों नहीं, क्योंकि देखो बी में यहाँ पर 500 रुपये पर डे होगा सबसे पहले। दूसरा डी क्यों नहीं, बिकॉज डी में टाइमलाइन गड़बड़ है। 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा 18 मंथ्स के लिए और 2 लाख का मिलेगा 30 मंथ्स के लिए। इतनी बारीकी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ही फायदा है, वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूंगा आपका। आप सिर्फ अगर एमसीक्यू बेस पे जा रहे हैं और स्टेटमेंट एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो भी टाइम वेस्ट है। इस बार का जो वीकली एमसीक्यू आएगा उसमें हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस ही कराएंगे आपको मैक्सिमम, तो उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। टाइम मत वेस्ट करें, समय का सही उपयोग करें और करंट अफेयर्स की तैयारी तह तक करें। सुपरफिशियल लेवल पर सिर्फ करंट अफेयर का हेडलाइन पढ़ लेने से या इजी क्वेश्चन कर लेने से तैयारी आपकी पूरी या माकूल नहीं होगी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? सर्वशाक का जो 5वां एनुअल डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है उसकी रैंक, उसमें इंडिया की रैंक 52nd है, पिछले साल 59 थी। जो इंडेक्स है वो फीचर करता है 121 देशों को और इसको टॉप किया है फ्रांस ने, फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। एशिया में इंडिया की रैंक जो है वो 13th है और टॉप किया है एशिया में सिंगापुर, इसकी रैंक टॉप 10 में आती है, 10th आती है। बॉटम 5 कंट्रीज में येमेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक, इथियोपिया और तजिकिस्तान है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो इनमें से जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट गाइस इज ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो बेहतरीन है और सही स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनमें से किसे रोपन किया है, किस कार्टून कैरेक्टर्स को रोपन किया है फॉर इट्स इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन? चाचा चौधरी, साबू, बिल्लू या ऑल ऑफ दी अबव? आंसर है सबको। इन सारे कैरेक्टर्स को जिनको बनाया था प्राण कॉमिक्स ने या प्राण कार्टूनिस्ट ने, उन सबको दोस्तों ऐड किया गया है इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन में। फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर अभी हाल ही में आयोजित हुई थी? ये मीटिंग आपकी आयोजित हुई थी खजुराहो सिटी इन मध्य प्रदेश।
नुआखाई फेस्टिवल इनमें से किस स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है खास तौर पे? उस स्टेट का नाम है आपका उड़ीसा। देखिए उड़ीसा भी कह सकते हो, झारखंड भी कह सकते हो। उन एरियाज़ में ये आपका सॉरी उड़ीसा खास तौर पे उड़ीसा ही रहेगा आपका, लार्जली हम बाकी स्टेट को नहीं गिनेंगे। उड़ीसा में ये फेस्टिवल खास तौर पे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर वेस्टर्न एरिया जो है वहाँ पर इसे कराया जाता है, संबलपुर के आसपास। आते हैं हमारी आज की पहली खबर पे। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास स्टेट गवर्नमेंट्स गई थी और उन्होंने कहा है कि कावेरी का जो वाटर डिस्प्यूट है, जो कावेरी का जो डिसीजन आया है कि कितना पानी 15 दिनों के लिए एडिशनल भेजना है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। जो अथॉरिटी ने कहा है वो सही है और हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को मतलब कल के दिन रिफ्यूज़ किया टू इंटरवीन विद द ऑर्डर ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसने कहा है कि कर्नाटका जो है वो पानी भेजेगा तमिलनाडु को। दोनों ही जो हैं वो काफ़ी समय से कावेरी को लेकर इशू रहता है उनका, और समय समय पर इनमें से कोई एक स्टेट या फिर कुछ हद तक केरला और पुडुचेरी जो डिसीजन होता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, उससे वो नाखुश रहते हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। बेसिकली ये मुद्दा काफ़ी पुराना है। इनफैक्ट 1924 में पहली बार एक कंसेंसस बना था, जिसमें उस समय का मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी ने अग्रीमेंट किया था। उसमें मैसूर जो है उसको अलाउ किया गया था कि आप एक डैम बिल्ड करें जिसमें करीब 44.8 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर रहेगा। काफ़ी समय के बाद एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना जो कि अब अथॉरिटी है, और उसने 1990 बना, उसको ही फाइनली जाकर इन लोगों ने मानना जो है वो शुरू किया। इंटरिम ऑर्डर में कहा गया है कि कर्नाटका जो है वो 205 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर तमिलनाडु को मंथली और या वीकली बेसिस पर प्रोवाइड करेगा, और अभी 15 डेज के लिए उसे एडिशनल पानी जो है वो प्रोवाइड करना है। जो एक 3 जज का बेंच है उसने कहा कि वो इंक्लाइन नहीं है टू एंटेन द प्ली ऑफ तमिलनाडु चैलेंज डिसीजन ऑफ द CWMA। जो तमिलनाडु डिसीजन है इसको लेकर उसको चैलेंज नहीं करेंगे। तो ये पूरा मुद्दा है वो चलता जा रहा है तमिलनाडु कर्नाटका का। एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर इशू जो है वो तमिलनाडु को है, बिकॉज तमिलनाडु को एडिशनल पानी कर्नाटका को देना है। ये गलती मेरे से हुई है, तो करेक्शन कर लीजिएगा। तमिलनाडु वाले नाखुश हैं इसको लेकर, और उनका कहना है कि वो और जगहों पर भी इसकी बातचीत करेंगे। तो मुद्दा यहाँ पर है क्योंकि कर्नाटका का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूखाग्रस्त है, वहाँ पर पानी कम है इंक्लूडिंग बेंगलुरु, तो उसको देखते हुए ये पूरा काम जो है वो किया जा रहा है कि तमिलनाडु को एडिशनल पानी उनको भेजना था। उसको लेकर ये पूरा मामला जो है वो आपका चल रहा है। एग्जामिनेशन की बात करें तो सवाल आपसे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक की, सवाल बनेगा कि कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं आपके इस पूरे डिस्प्यूट में। तो पुडुचेरी, केरला, ये तो दो छोटे आपके एरियाज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं। मेन जो लोग हैं वो तमिलनाडु और कर्नाटका हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, पीएससी की, तो जो इतिहास है वो भी आएगा, और आपसे पूछ सकते हैं आपके मेंस के पेपर में आंसर राइटिंग में जब सवाल आएगा वाटर डिस्प्यूट का, रिवर डिस्प्यूट का, तो पूरा जो हिस्ट्री है उस पर सवाल भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो उसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने एक ऑल वुमेन पैनल बनाया है ऑफ 13 वाइस चेयरपर्सन्स इन अपर हाउस। ये एक दिन के लिए बनाया गया है, और एक ऐसा पहली बार हुआ है कि एक 8 मेंबर पैनल है जिसमें 4 फीमेल मेंबर्स हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की MP हैं PT उषा, S फंगन कोन्याक, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की MP फौजिया खान, और बीजू जनता दल पार्टी की सुलाता देव। इनको ऐड किया गया है इस पैनल में, और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ऑल वुमेन पैनल को इसमें ऐड किया गया है। ये सारी जो वुमेन आपकी MPs हैं ये पहली बार पार्लियामेंटेरियन है, मतलब पहली बार ये आपकी पार्लियामेंट में आई, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। और इनमें से एक महिला है जिनका नाम है आपका कौनियाक। शी इज़ द फर्स्ट एवर वुमन फ्रॉम नागालैंड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो उनका नाम भी पढ़ लीजिएगा, उनका नाम है S फांगोन कोन्याक, जो कि पहली महिला मेंबर हैं राज्यसभा में फ्रॉम द नागालैंड स्टेट। नागालैंड अभी आपका न्यूज़ में था बिकॉज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको वो स्वीकारेगा नहीं, बिकॉज आर्टिकल 371A जो है उसके अंडर स्पेशल प्रोविजन मिलता है नागालैंड को एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और वहाँ पर वो अपने नागा ट्राइब्स, नागा कस्टम्स को वो प्रिजर्व कर सकता है। तो उसको लेकर उसने क्लियरली कहा है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, कि हम इसको स्वीकारते नहीं हैं। एक बार देख लेते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि 33% का रिजर्वेशन है, आरक्षण है महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में, लेकिन ये लागू होगा जब सेंसस आएगा, जनगणना आएगा।
जनगणना 2021 का अभी तक पेंडिंग है, अभी तक उस पर एक्टिविटी चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली जो अगला लोकसभा चुनाव है, अगला आने वाला नहीं, 2029 में, उस समय जाकर ये जो एक प्रणाली है इसको अपनाया जाएगा। 15 ईयर्स के लिए अपनाया जाएगा, 15 ईयर्स के बाद चेक किया जाएगा रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। इस पर मैं एक वाक्य आपसे डिस्कस करूंगा। अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि कल को वायनाड हो सकता है महिला आरक्षित हो जाए, तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए। तो ऐसे स्टेटमेंट भी आ रहे। इनफैक्ट कांग्रेस से आ रहा है कि हमने शुरू किया था, हमने सपोर्ट किया था, और इसको लेकर आज बहस चलती रही, लेकिन फाइनली जो 128 अमेंडमेंट है उसे पास करने की प्लानिंग हो चुकी है, और ये पास होकर एक अधिनियम के तौर पे, एक लॉ के तौर पे ये काम करेगा। ओके, इंडिया ने जीता है, ये बहुत ही बड़ी बात है, दी 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। इंडिया ने बिड किया था टू होस्ट द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, जिसको इंडिया 2027 में न्यू दिल्ली में करेगा। अभी ऑलरेडी 16 चल रही है, 16 जो कांग्रेस है वो चल रही है बैंकॉक थाईलैंड में, और अब इसके 3 साल बाद 2027 में आपका इंडिया में ये कांग्रेस आपकी की जाएगी। जनरली कांग्रेस आपकी 4 से 6 साल के बीच होती है, और सीमेंट को लेकर, सीमेंट की रिसर्च को लेकर, सीमेंट के प्रोडक्शन को लेकर ये कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। 9th कांग्रेस हुआ था इंडिया में 1992 में, और उसके बाद अब 9th के बाद सीधे 17th कांग्रेस ऑफ सीमेंट, केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट इंडिया में ऑब्जर्व की जाएगी। इंडिया में जिम्मा मिला है इसको ऑर्गेनाइज करने का टू द नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स का। वो काउंसिल जो है वो इस इवेंट को इंडिया में कराएगी। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सीमेंट की बात करें, तो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और कैपेसिटी जो इंडिया में है दैट इज 600 मिलियन टन्स। ठीक है, इसकी कैपेसिटी इंडिया में है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। फिर दोस्तों, पीएम किसान योजना जो कि प्रोवाइड करती है 6,000 रुपये का एक रेगुलर पेमेंट्स टू द फार्मर्स, उसका एक एआई चैटबॉट आया है जिसका नाम है ई किसान ई मित्र। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये एक ऐसा चैटबॉट होगा जो कि एक गाइड होगा बेनिफिशरीज को, जो कि गाइड होगा उनको टाइमली एक्ट रिस्पॉन्स देने में स्कीम के रिलेटेड क्वेरीज को लेकर। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एआई चैटबॉट को किसी बड़ी मेजर फ्लैगशिप स्कीम में, किसी बड़ी सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ऐड किया गया है। तो सवाल एक ही बनेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई चैटबॉट जिसको ऐड किया गया है पीएम किसान में, जिससे प्रोएक्टिव बेसिस पर, कस्टमाइज बेसिस पे जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं किसान, उनको आंसर्स मिल सके, सोल्यूशन मिल सके। उसका नाम है आपका किसान ई मित्र। इसको आज कल के दिन जो है वो लॉन्च किया गया। ये जो चैटबॉट है इसे बनाया है एक स्टेप फाउंडेशन और भाषिनी ने। अब दोस्तों यहाँ पर भाषिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे एग्जाम से, अच्छे नहीं कहूँगा, बहुत ही गलत वर्ड है, जो तैयारी कर रहे हैं हाई लेवल एग्जामिनेशंस की, भाषिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज भाषिनी ना इंडिया में जो भारत का लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, ठीक है, जिसमें तमाम भाषाओं में हम एक साथ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकते हैं, उसका ये एआई एप्लीकेशन है। बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने में आसानी करेगा, ताकि अलग अलग भाषाओं में वो इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड कर सकें। जो भाषिनी की बात करें तो भाषिनी प्लेटफॉर्म जो है वो इसके अंदर ऐड है, बिकॉज अलग अलग भाषाओं में हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल 2 ही भाषाओं में ये एआई चैटबॉट यूज़ कर वर्क करेगा, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन आगे चलकर ये 22 जो भारतीय लैंग्वेजेस हैं उनमें ये एप्लीकेशन आपकी अवेलेबल हो जाएगी। तो एआई चैटबॉट जिसका नाम है किसान ई मित्र, उसको अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया गया। किसान से दोस्तों याद आया, अभी हाल ही में किसान ऋण पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है, ताकि जो केसीसी के लोन्स हैं उन्हें ऑनलाइन बेसिस पर किसान अवेल कर पाएँ। उसके लिए ऋण पोर्टल और घर घर केसीसी कैंपेन को भी लॉन्च किया गया है, जिसका मेन मकसद है कि घर घर जाकर केसीसी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें और उनको किसान क्रेडिट कार्ड के लोन्स प्रोवाइड करें। साथ ही में विंड्स पोर्टल लॉन्च हुआ है, जो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर अपडेशन के लिए होगा, ताकि किसान उसका डेटा का यूज़ करके अपनी किसानी को और बेहतर कर सके। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा किसानों को लेकर जो कृषि मंत्रालय है पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। फिर आते हैं राष्ट्रीय खबरों पे दोस्तों। एक तो खबर आपको पता होगी कि जो वीज़ाज हैं वो अब मिलना बंद हो गए हैं अनिश्चित काल के लिए, वो तो खबर ऑलरेडी चल रही है। एक और खबर है कि यूके के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने इंडिया को एंडोर्स किया है टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वहाँ के फॉरेन सचिव का नाम है जेम्स क्लेवरली। उन्होंने कहा है कि जो यूएनएससी का जो कुनबा है, परमानेंट 5 है जिसे हम कहते हैं P5,
उस कुनबे को बढ़ाना चाहिए और मेंबर्स को और कंट्रीज को ऐड करना चाहिए। खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया है G4 का। अब G4 में कौन कौन आते हैं? G4 में एक तो इंडिया, बचे 3, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। मेरे को भी शौक लगा था आज से करीब 5-6 साल पहले जब मैंने शुरू किया था पढ़ना जी पॉलिटिक्स के बारे में कि जापान जैसा देश अभी भी एक परमानेंट 5 का मेंबर नहीं है। इसलिए भी नहीं है बिकॉज जापान ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा था, तो उस समय बहुत ही बुरी स्थिति में था। ये तो उनका करिश्मा है कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर उन्होंने करिश्माई तरीके से अपनी लगन से, अपने डेडिकेशन से देश को एकदम ही बदल दिया। लेकिन जापान अभी भी P5 का मेंबर नहीं है, तो ये चाहते हैं कि इंडिया P5 का मेंबर बने अलॉन्ग साइड दीज कंट्रीज। यूएनएससी की बात करें तो 24 अक्टूबर 45 में आपका बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और इसका मेन काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति, नेशनल पीस। इसमें टोटल में आपके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 मेंबर्स आपके परमानेंट हैं जिनके नाम है यूके, चाइना, यूएस, रशिया और फ्रांस। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर कभी नहीं बना, लेकिन कई बार इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर ऑलरेडी बन चुका है। 10 बाकी जो होते हैं वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे काम करते हैं 2 सालों के लिए। हर 2 साल पर उनको चेंज कर दिया जाता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो बैन था न्यू पेट्रोल डीजल कार्स पे बिकॉज ऑफ पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द प्लानिंग, अब 5 साल बाद उसे बैन किया जाएगा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो आपका जो एक बैन था कि वो डिले कर रहे हैं बाय 5 years अ बैन ऑन न्यू डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स दैट हैज़ बीन ड्यू टू इफेक्ट 2030। मतलब 2035 में अब आपका ये बैन हटेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम पहले करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमें भी, और अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट, मतलब काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा देश के लोगों को। इसलिए विद अ हैवी हार्ट हम इसे 2035 में जाकर बैन करेंगे, ना कि उससे पहले। दोस्तों, अगर आपको याद होगा इंडिया में भी अभी कुछ दिन पहले हवा उड़ी थी कि डीजल कार्स को बैन कर दिया जाएगा। अब दैट कुड बी अ प्लॉय टू प्रेशराइज द ऑटोमोबाइल कंपनीज कि भाई आप लोग जो हो डीजल कार बनाना कम कर दो, इनफैक्ट ईवी पर, हाइड्रोजन कार पे शिफ्ट हो जाओ, पेट्रोल बनाना शुरू करो। सिमिलरली दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स को लेकर एक और अपडेट आया था कि जो नाविक है, जो भारत का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इसको ऐड किया जाएगा हर एक ऑटोमोबाइल में, हर एक स्मार्टफोन में। इनफैक्ट आईफोन 15 में भी ये एक ऑप्शन मिलकर आएगा। तो इंडिया भी अपना जो एक इंडिजिनस है, अपना जो एक इंडियन या मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, या मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का कंसेप्ट है, उस पर इंडिया काफ़ी आगे निकल चुका है। अब आते हैं साइंस एंड टेक पे। दोस्तों, एक नया फिश का प्रजाति, स्पीशीज पाया गया है बंगाल के दीघा हार्बर में। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नया स्पीशीज़ पाया है जो बहुत ही ऑरेंज कलर का है, और एक डीप वाटर मरीन फिश है जो कि डिगा मोहना वेस्ट बंगाल पाया गया है। इस स्पीशीज़ का जो कॉमन नाम है वो है आपका गुरनाट्स या फिर सी रॉबिन्स, और ये ट्रिग्लिडे परिवार से आता है। उसका बायोलॉजिकल नाम है आपका, जो कि आप भूल सकते हैं, मत याद करिएगा, दैट इज टेरोगोटेरिगुला इंटरमेडिका, ये इसका नाम है। और ये चौथा ऐसा स्पीशीज है फ्रॉम द टेरिगोट्रिगुला जीनस से जिसे इंडिया में रिपोर्ट किया गया है। और कुल मिलाकर इस फैमिली के आपकी इंडिया में टोटल में वर्ल्ड में 178 स्पीशीज पाए जाते हैं। तो एक नई प्रजाति, एक नया स्पीशीज पाया गया है ऑफ द ट्राइग्लिडे फैमिली का, जिसका नाम रखा गया है गर्नाट्स या फिर सी रॉबिन्स। और ये आपका वेस्ट बंगाल में जगह है आपका दीघा हार्बर, वहाँ पर इसको पाया गया है और वहाँ पर इसको पहचाना गया है। दोस्तों, कल से इंडिया और सिंगापुर की जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बेहद ही पुरानी और बहुत ही ट्रस्टवर्दी एंड पॉपुलर एक जो नेवल एक्सरसाइज है सिम्बेक्स, उसे शुरू किया गया है। इसमें इंडिया की तरफ से INS रणविजय और INS कवरत्ती अराइव की सिंगापुर में, और 30th एडिशन है ये सिंगापुर और इंडिया के एक्सरसाइज का। सिम्बेक्स के पास डिस्टिंक्शन है कि इंडिया की किसी भी दूसरे देश के साथ ये सबसे पुरानी आपकी एक नेवल एक्सरसाइज है, जो इंडिया लगातार सिंगापुर के साथ 30 सालों से लगातार वो कर रहा है। सिम्बेक्स का फेज़ 2 फेज़ में होगा, एक हार्बर फेज़ और एक आपका जो कि होगा आपका 21 से 24 सितंबर तक। उसके बाद सी फेज़ होगा। इसमें इन शिप्स के अलावा INS सिंधु केसरी जो है, जो कि एक सिंधु घोष क्लास सबमरीन है इंडियन नेवी की, वो भी पार्ट करेगी ड्रिल में। इसके अलावा जो भारत का एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P8I, जिसका नाम है पोसीडन 8 इंडिया, जिसे इंडिया ने परचेज किया है USA से,
वो जो है उसको भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट आपका कराया जाएगा। तो सिम्बेक्स आपका सिंगापुर में शुरू हुआ है, इंडिया और सिंगापुर के बीच। फिर दोस्तों भारत का एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसका मेन काम है मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है जिसका नाम है समुद्र प्रहरी। इस पर्टिकुलर शिप ने, इस वेसल ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप एक्सरसाइज किया है एट द क्लोंगई टोय पोर्ट इन बैंकॉक, थाईलैंड। इसमें अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एनसीसी, दैट इज द नेशनल कैडेट कोर, उनके पर्सनल के साथ मिलकर पटाया बीच में बीच क्लीनअप एक्सरसाइज भी की है। तो दो काम यहाँ पर किए, एक तो उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप एक्सरसाइज किया है, कहाँ पर, क्लोंग टोई में, थाईलैंड में, और वहीं पर पटाया बीच पर एनसीसी के साथ मिलकर उन्होंने एक बीच क्लीनअप एक्सरसाइज की है, विच इज अ पार्ट ऑफ द पुनीत सागर अभियान। उस अभियान के अंडर उस एक्सरसाइज को जो है अभी हाल ही में आपका किया गया है। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो सारे हो रहे हैं विथ थाईलैंड, वो बेसिकली हिस्सा है ऑफ द मेजर पॉलिसी कॉल्ड एज सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। खास तौर पे जो इंडियन ओशन का रीजन है उसमें इंडिया चाहता है सपोर्ट करना और एक बिग ब्रदर की तरह रहना चाहता है। और इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी थीम, दैट इज वासुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन नेचर। तो इंडिया का जो ICG पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसका नाम है आपका समुद्र प्रहरी, उसने पार्टिसिपेट किया है एक पोल्यूशन कंट्रोल एक्सरसाइज में और बीच क्लीनअप में पटाया बीच का इन द कंट्री ऑफ थाईलैंड। नेक्स्ट, अब आते हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। दोस्तों RBI ने, और ये बहुत स्ट्रिक्टली उसने एक सर्कुलर जारी किया, उसने कहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जानबूझकर लोन पे नहीं किया है, उस समय जब उसके पास ऑलरेडी पैसा है और वो जानबूझ के पैसा नहीं पे करा, जिसे हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, उनको विद इन 6 मंथ्स में आपको नोटिफाई करना है। मतलब जैसे ही कोई लोन NPA होता है, जैसे ही कोई लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जैसे ही कोई लोन पेमेंट में रुकावट आती है और 30 डेज और 90 डेज के अंदर वो लोन नहीं पे हो रहा होता है, तो उससे विद इन 6 मंथ्स आपको उस व्यक्ति को, अगर जानबूझकर उसने लोन पे नहीं किया है, उस व्यक्ति ने या संगठन ने, उसे आपको विलफुल डिफॉल्टर कहना है। एग्जाम्पल के तौर पर विजय माल्या आपके सामने हैं, नीरव मोदी आपके सामने हैं, उनके रिश्तेदार मेहुल चौकसी, जिनको दिखाया मैं नहीं जानबूझकर, वो भी मतलब दिखाने लायक है भी नहीं, वो भी आपके सामने हैं। इन सबको विलफुल डिफॉल्टर्स कहते हैं। इनफैक्ट इनको इंडिया ने अब इकोनॉमिक ऑफेंडर भी कहा है। ये आर्थिक रूप से दोषी हैं, इनकी वजह से भारी नुकसान देश की रिजर्व्स को, देश की इकोनॉमी को हुआ है। तो RBI ने थर्सडे कहा है कि लेंडर्स जो डिफॉल्ट करते हैं, जिन्हें आप विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, उनको आप डिफॉल्ट डिफॉल्टर तब कहें विद इन 6 मंथ्स। अगर आपको लगता है कि उन्होंने जानबूझकर डिफॉल्ट किया है तो 6 महीनों के अंदर उन्हें आप विलफुल डिफॉल्टर्स बता दें और वेट मत करें। अच्छा, अब विलफुल डिफॉल्टर होता क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास क्षमता है, एबिलिटी है टू पे द बैंक ड्यूज, पर वो जानबूझकर बैंक फंड्स को डाइवर्ट करता है और उनको पे नहीं करता है। एक अच्छी बात ये भी हुई है कि RBI ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ बैंक पर लागू नहीं होगा, जितने भी NBFCs हैं उनको भी कहा जा रहा है कि भाई आप लोग भी यही मॉडल फॉलो करें कि अगर आपके यहाँ भी कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो विद इन 6 मंथ ऑफ द डिफॉल्ट उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दें। ये स्टेटमेंट भी RBI ने यहाँ पर दिया है। दोस्तों RBI ने एक और चीज़ कही थी, उसने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने आपको लोन रीपे कर दिया है, लोन खत्म हो चुका है, तो 30 डेज के अंदर जो भी उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास, चाहे वो कार के हों जिसके उसने लोन लिया था, उसके घर के हों, उनको वापस कर दे विद इन 30 डेज। उससे अधिक समय मत बर्बाद करें। 30 डेज के अंदर उसको वो सारे डॉक्यूमेंट उसने दिए थे आपको एज अ प्लेज, एज अ सिक्योरिटी, उनको सारे को वापस आप कर दीजिए। NBFC की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 15 ऐसे NBFCs हैं जिन्हें अपर लेयर में रखा गया है, क्योंकि एक तो इनका जो असेट साइज है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और दूसरा इन पर हायर अमाउंट ऑफ स्क्रूटनी, हायर अमाउंट ऑफ चेकिंग होनी चाहिए, इसीलिए 15 NBFCs को अपर लेयर में रखा गया है। दोस्तों दुनिया का एक सबसे बड़ा स्लम एरिया है, वन ऑफ द सबसे बड़ा स्लम एरिया है। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी यहाँ पर होती है, और वो मुंबई में है, उसका नाम है धारावी।
धारावी को रीडेवलप करने के लिए अडानी कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर किया है, और ये जॉइंट वेंचर जो अडानी जी ने किया है वो किया है विद द मुंबई स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। उनके साथ एग्रीमेंट किया है और इनके साथ मिलकर धारावी जैसे स्लम्स को वो रीडेवलप करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे, ताकि वो स्लम्स की बजाय वहाँ पर कॉलोनीज बन जाएं और वहाँ के लोग कॉलोनीज में पक्के घरों में वो लोग रहें। तो इसके लिए अडानी ग्रुप जो है उसने एग्रीमेंट किया है विद मुंबई स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। उनके साथ एग्रीमेंट अभी हाल ही में किया गया है। व्हाट्सएप ने एक इन ऐप पेमेंट ऑप्शन था अपने राइवल्स का, उसको ऐड किया है। बेसिकली है क्या कि उसने कहा है कि वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट सर्विसेज फ्रॉम राइवल डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अभी व्हाट्सएप पे का ऑप्शन था, लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आप पे करते हो तो गूगल पे या फिर पेटीएम, इन ऑप्शंस को भी वो जो है वो प्रोवाइड करेगा। सिर्फ आपके व्हाट्सएप को प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए है। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो खास तौर पे, तो उसमें आपको जो यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के, वो अब व्हाट्सएप पे ही इन मल्टीपल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम पेइंग यूपीआई और फ्रॉम पेइंग क्रेडिट कार्ड थ्रू यूपीआई ऑन दीज ऑल प्लेटफॉर्म। उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। ठीक है, तो उसने अलाउ किया है अब ये करने को। फिर दोस्तों बीसीआई ने अनाउंस किया है कि एसबीआई लाइफ जो है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, आने वाले 3 सालों के लिए इट विल बी वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ द बीसीआई डोमेस्टिक मैचेस। जो भी मैचेस आपके इंडिया में होंगे, इनफैक्ट जो आपकी ओडीआई सीरीज आज शुरू हो रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, उसमें भी एज वन ऑफ द को स्पॉन्सर, वन ऑफ द को पार्टनर आपका एसबीआई लाइफ भी रहेगा। उसके लिए 3 साल का डील एसबीआई लाइफ के साथ बीसीआई ने अभी हाल ही में दोस्तों किया है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आते हैं राज्य की खबरों पर, स्टेट न्यूज़ पे। ओमकारेश्वर, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव जी के एक ज्योतिर्लिंग वहाँ पर है, वहीं पर 108 फीट का आदि शंकराचार्य जी का एक स्टैचू जो है उसे वहाँ पर अनवेल किया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी ने। और ये जो आपका स्टैचू है, इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ वननेस। और 12 साल के जब शंकराचार्य थे उस अवस्था को दिखाया गया इसमें, उस जब वैसे थे उस चीज़ को वहाँ पर जो है वो आपका प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर अद्वैत लोक को भी प्रमोट किया। उस पूरे एरिया को अद्वैत लोक बना रहे हैं। और ये जो स्टैचू है उसी पर्टिकुलर अद्वैत लोक का एक हिस्सा है। अगर हम स्टैचू, हाँ, तो उसको यहाँ पर जो है वो प्रमोट आपका दोस्तों किया गया है। क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है कि जो भी पीआईएल जारी हुए हैं अगेंस्ट द डिस्कशन ऑन सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, उसको वो अक्टूबर 17 से सुनेगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी जिसे लीड करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। वो इन पीआईएल्स को, इन लिटिगेशंस को सुनेंगे और अक्टूबर 17 से वो ये सुनेंगे। बेसिकली जो लिटिगेशंस हैं वो चैलेंज करती हैं द सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब ये एक्ट कहता क्या है? ये एक स्पेशल प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड करता है टू द पीपल ऑफ असम। इनफैक्ट इट इज़ अ स्पेशल प्रोविजन अंडर द 1955 एक्ट, जो कि असम अकॉर्ड के नाम से भी लोग जानते हैं, जिसे अगस्त 1585 में राजीव गांधी सरकार ने आपका जो है वो पास किया था, जिससे कि असम मूवमेंट जो है उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, असमीज कल्चर का, हेरिटेज का, लिंग्विस्टिक का, सोशल आइडेंटिटी का उसे सुरक्षा करने के लिए इस चीज़ को ऐड किया गया था अंडर दी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 55। तो उस सेक्शन 6A की सुनवाई, उसके अगेंस्ट सुनवाई जो है होगी, जो चैलेंज करती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस ऑफ सेक्शन 6A कि कितना रेलेवेंट है ये, उसको लेकर अक्टूबर 17 को ये सुनवाई आपकी होगी। सवाल बनेगा आपसे कि सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 55 किसकी बात करता है? तो वो असम अकॉर्ड की बात करता है, जिसे 85 में आपका साइन किया गया था, जो कि असम सॉवरेनिटी, असम कल्चर, असम मूवमेंट, उसको प्रिजर्व करने की बात करता है। तो उसको लेकर ये पिटीशन आपकी फाइल हुई थी और उसको लेकर चर्चा अक्टूबर 17 से आपकी साइन होगी। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मेन जो बोन ऑफ कंटेंशन वो ये है, मेन चीज़ ये है, अंडर सेक्शन 16A फॉरेनर जो हु एंटर्ड असम बिफोर जनवरी 166 and been ordinarily resident in the state would have all the rights and obligations of Indian citizen। मतलब खास तौर पे बांग्लादेशी, खास तौर पे जो म्यांमार से आए हैं, भाग के नहीं कहूँगा, वहाँ से माइग्रेट होकर आए हैं, जो कि फॉरेनर हैं, अगर वो जनवरी 1 1966 से पहले आए थे, उनको सारे राइट्स मिलेंगे जो भारतीय नागरिक के हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसके बाद आए हैं और
मार्च 25 71 तक आए हैं तो उनके पास भी सेम राइट्स होंगे, ऑब्लिगेशंस होंगे, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार 10 सालों के बाद ही मिलेगा। तो इस क्लॉज को लेकर यहां पर बातचीत होगी कि ऐसा क्यों है, और उसको लेकर ये जो पिटिशंस हैं, जो PILs हैं, उनको फाइल किया गया, जिस पर अक्टूबर 17 को चर्चा आपकी की जाएगी। इन टर्म्स ऑफ सोलर वाटर पंप, इंडिया का जो बेहतरीन स्टेट है जिसने टॉप किया है वो आपका राजस्थान है, और इसके लिए उसने सब्सिडी भी प्रोवाइड की 60% की अपने फार्मर्स को, कि अगर आप सोलर पंप लगाएंगे 60% पैसा हम पे करेंगे। इसके अलावा जो SC ST के हैं उनको एडिशनल सब्सिडी मिलेगी 45,000 की, और ट्राइबल सब प्लान, और 100% सब्सिडी मिलेगी ऑन सोलर वाटर पंप्स ऑफ 3 HP एंड 5 HP फार्मर्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो एक तरह से उन्होंने एक तरफ फ्लैट 60% सब्सिडी दे दी है, और 45,000 रुपीज़ का एडिशनल सब्सिडी है, और 100% सब्सिडी है फॉर 3 HP और 5 HP सोलर पंप्स के लिए। इन सब रीजन की वजह से राजस्थान जो है वो इंडिया का नंबर 1 स्टेट है इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम इंस्टॉलेशंस ऑफ सोलर वाटर पंप्स। और ये डेटा लिया गया है फ्रॉम PM कुसुम स्कीम, जो कि एक सरकारी स्कीम है जो बेसिकली है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाउत्थान। उस अभियान का ये मेन कॉन्सेप्ट है, जहां पर सोलर वाटर पंप्स को हर एक राज्य में लगाना है, ताकि ऐसी जमीन जो बंजर है, ऐसी जमीन जहां पर कोई खनिज या नॉट खनिज नहीं, कोई खेती नहीं हो सकती, उन जमीनों को हम कन्वर्ट कर सके इनटू उपजाऊ इन टर्म्स ऑफ मतलब वो ज़मीन जो है वहाँ पर सोलर वाटर पंप लगेंगे, जिससे सोलर एनर्जी जनरेट होगी, और उसको फिर ये फार्मर्स सेल कर पाएंगे सरकार को, जिससे वो ज़मीन जो बंजर हो गई है उसका भी अब कोई यूज़ हो सके। उसके लिए ये योजना को शुरू किया गया था। तो उसी के अंडर राजस्थान ने इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशंस आपका टॉप किया है। फिर इरेडा, दैट इज इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने अग्रीमेंट किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ, और उनके साथ मिलकर जो अलग अलग फाइनेंसेस हैं, अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंसेस हैं इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, उसको हेल्प करेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन कोलैबोरेशन विद इरेडा। उनके साथ मिलकर अलग अलग लोन्स, अलग अलग फाइनेंशियल स्कीम्स को रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी उसको प्रमोट करेगा इरेडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर दोस्तों सितंबर 18 से 24 सितंबर तक ऑब्जर्व किया जा रहा है इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। हर साल जो फुल वीक है एंडिंग ऑन द लास्ट संडे ऑफ सितंबर, उसे हम ये हफ्ता मनाते हैं। लास्ट संडे जो सितंबर का होगा उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ डेफ और नेशनल डे ऑफ द डेफ, जो कि सितंबर 24 को होगा। तो जो पूरा हफ्ता 18-24 का, इसे नेशनल वीक ऑफ द डेफ के नाम से जाना जाता है। हर दिन का आपका अलग अलग थीम है। सितंबर 18 को थीम था डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ डेफ चिल्ड्रन। 19 को थीम है बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ डेफ कम्युनिटीज अक्रॉस द ग्लोब। सितंबर 20 का थीम है रियलाइजिंग नथिंग विदाउट अस। 21 का पुटिंग डेफ पीपल ऑन द एजेंडा। 22 का अचीविंग साइन लैंग्वेज राइट्स फॉर ऑल। 23 का अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल, और उसके बाद आपका आएगा 24 का बिल्डिंग इंक्लूसिव डेफ कम्युनिटीज। ये है आपका, नीचे कट गया है, बिल्डिंग इंक्लूसिव डेफ कम्युनिटीज। ये थीम रखा गया है ऑफ 24 सितंबर का। ठीक है जी। तो पूरा हफ्ता जो है इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज नेशनल वीक ऑफ द डेफ। इसके अलावा दोस्तों आज का दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की बात करें तो ये दिया हुआ है। आज का दिन दोस्तों जो है वर्ल्ड राइनो डे के तौर पे ऑब्जर्व होता है, और ये हर साल होता है 22 सितंबर को। 5 राइनोस को प्रिजर्व करने के लिए प्रमोशन होता है, जिनमें जवान राइनो है, जहाँ आपका है, फिर आपका सुमात्रन राइनो है, ब्लैक राइनो है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो कि असम के काजीरंगा में है और सबसे अधिक संख्या में वहीं पर है, और वाइट राइनो है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन राइनोस की सुरक्षा के लिए इसको जो है वो आपका लॉन्च किया जाता है। अभी इसका थीम मैं आपको बताऊंगा कल, बिकॉज सुबह सुबह थीम नहीं आया, लेकिन थीम जैसे आएगा मैं आपको थीम भी बता दूंगा। तो आज का दिन हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर दोस्तों न्यूयॉर्क, डैलस और फ्लोरिडा, यहाँ पर हम NBA की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सुपर बोल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्रिकेट की बात करेंगे। जो 2024 में वर्ल्ड कप होने वाला है वेस्ट इंडीज़ और USA में, वो वर्ल्ड कप आपका न्यूयॉर्क, डैलस, फ्लोरिडा में भी आपका जो है वो खेला जाएगा। ये 3 शहर चुने गए हैं एज द 3 पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड कप वेन्यूज़, और अमेरिकन सॉइल पर पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है, और डैलस, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क, इन 3 शहरों को इसके लिए चूज़ किया गया है। यहाँ पर वर्ल्ड कप आप देख सकते हैं, यहाँ वर्ल्ड कप पहली बार ऑब्जर्व या डेब्यू किया जाएगा। फिर इस बार का जो एशियन गेम्स हैं उसमें जो ओपनिंग सेरेमनी में भारत के मेल और फीमेल फ्लैग बेरर हैं
उनमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बरगोहाइन, इन्हें बनाया गया है फ्लैग बेरर। और भूपेंद्र सिंह बाजवा रहेंगे शेफ द मिशन, जो चीफ रहेंगे मिशन के। और इस बार 655 इंडियन एथलीट्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया है इन दी एशियन गेम्स, जो कि हांगझू चाइना में इस बार आपके ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। तो लवलीना बरगोहाइन और हरमनप्रीत सिंह ये रहेंगे भारत के फ्लैग बेरर्स इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम्स। फिर एक मशहूर चेहरा मीडिया का, एक लेजेंडरी पायनियर मीडिया का, रूपर्ट मर्डॉक, फाइनली इन्होंने स्टेप डाउन किया है एज द चेयरमैन ऑफ फॉक्स एंड न्यूज़ कॉर। एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़ है सक्सेशन, जो कि अब शायद जियो पे अवेलेबल, पहले हॉटस्टार पे थी। उसमें लोग कहते हैं कि वो जो एक वेब सीरीज़ है वो काफ़ी इंस्पायर्ड है इनकी मर्डॉक फैमिली से, और उसमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। तो उससे इंस्पायर, तो उसी को इंस्पायर करते हुए जो रूपर्ट मर्डॉक हैं उन्होंने रिटायर किया है। उनके बेटे लैक्लैन मर्डॉक जो हैं वो अब बनेंगे चेयरमैन ऑफ न्यू कॉर और द चेयर एंड सीईओ ऑफ फॉक्स। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि उन्होंने स्क्रैप कर दिया था प्लान ऑफ रीयूनाइटिंग हिज मीडिया एम्पायर बाय मर्जिंग फॉक्स एंड न्यूज़ कॉर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दोनों के चेयरमैन जो हैं उनके बेटे लैक्लैन मर्डॉक जो है वो उस पोजीशन पर कंटिन्यू आपका करेंगे। अच्छा, एक नया अवार्ड अब आपका जारी किया गया है। उस अवार्ड का नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये एक नया अवार्ड है जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आपका जो है वो दिया जाएगा। इसमें कई कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है आपकी विज्ञान रत्न अवार्ड। ये दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा अवार्ड है आपका विज्ञान श्री, ये दिया जाएगा फॉर डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा अवार्ड जो आपका है दैट इज विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, अगेन जो कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज का नया नाम रहेगा, और ये दिया जाएगा फॉर यंग साइंटिस्ट अप टू द एज ऑफ 45। और चौथा जो अवार्ड यहाँ पर है वो है आपका विज्ञान टीम अवार्ड, जो कि दिया जाएगा टू अ टीम कंप्राइजिंग ऑफ 3 और मोर साइंटिस्ट रिसर्चर्स। उनके एक्सेप्शनल काम के लिए उनको अवार्ड दिए जाएंगे। तो विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, विज्ञान श्री फॉर साइंस एंड टेक, उसके लिए अवार्ड मिलेगा फॉर डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन। विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो कि यंग साइंटिस्ट प्राइज होगा, जिसमें एक यंग साइंटिस्ट की उम्र 45 ईयर्स तक है, उसको अवार्ड मिलेगा। और फिर आपका विज्ञान टीम अवार्ड जो कि टीम को तौर पर रिसर्च करने वालों को, इनोवेटर्स को अवार्ड मिलेगा। 13 डोमेन्स में अवार्ड होंगे, 13 कैटेगरीज में अवार्ड होंगे आपके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंट साइंसेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंसेज, टेक्नोलॉजी एंड अदर्स। इनमें ये अवार्ड जो हैं, ये सम्मान जो हैं वो आपके दिए जाएंगे। इन अवार्ड्स को अनाउंस कब किया जाएगा? हर साल 11 मई को, जो कि है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, उस दिन ये अवार्ड अनाउंस होंगे। और इसकी सेरेमनी होगी आपकी 23 अगस्त को, जिसे हम नेशनल स्पेस डे आप कहते हैं, बिकॉज इस दिन चंद्रयान 3 ने आपका मून पे साउथ पोल पर लैंड किया था। जितने नॉमिनेशन होंगे उन्हें रिसीव किया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड को, और ये पुरस्कार अवार्ड दिए जाएंगे थ्रू द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी, जिसको लीड करेंगे भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनकी छत्रछाया में इस कमेटी ये अवार्ड्स को डिसाइड आपका करेगी। फिर दोस्तों एक और एजुकेशन स्कीम जो है उसको सरकार ने मेडिकल डिवाइसेस के लिए अभी हाल ही में अप्रूव किया है। इसके लिए सरकार ने अप्रूव किया है बजट 40 करोड़ का, और इस एजुकेशन स्कीम में मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए होगा, जहां पर जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए टू इंट्रोड्यूस वैरायटी ऑफ कोर्सेज इन मेडिकल डिवाइसेस, उसके लिए पैसा आपका खर्च किया जाएगा। 3 साल का ये आपका स्कीम है जो कि एसेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट देगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कि वो मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर जो कोर्सेज हैं उनको लॉन्च करें, ताकि मेडिकल डिवाइस को मैनेज करना, हैंडल करना, उस पर एक्सपर्टीज करने के लिए इन कोर्सेज को लगाया जाए। तो उसके लिए एजुकेशन स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइसेस को, जिसका बजट 40 करोड़ का है, उसको हाल ही में दोस्तों जो है वो जारी किया गया है। NIA भारत की जो एंटी टेरर एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने डिटेल्स दी है, कंप्लीट डिटेल्स दी है ऑफ गैंगस्टर्स विथ लिंक्स टू कनाडा। ये उसने एक डेटा शेयर किया है कनाडा को। उसने कहा भाई ये लिस्ट है, इसमें 43 इंडिविजुअल्स हैं जो इस लिस्ट में आपके यहाँ हैं। इसमें लॉरेंस बिश्नोई जैसे कई सारे गैंगस्टर्स हैं, और उसने कहा है पब्लिक को भी कि आप भी हमें डिटेल्स बताएं, आपका कोई डिटेल आपके पास है या असेट्स या प्रॉपर्टीज इनकी जानकारी में है, ताकि उसको भी हम और बेहतर तरीके से डेटाबेस को बना सकें। तो 43 इंडिविजुअल्स के डेटाबेस को, उनके लिस्ट को इंडियन NIA ने प्रोवाइड किया है टू द कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी।
एनआईए की बात करें तो इसका ये बेसिकली एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है इंडिया की, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये वर्क करती है। और इसे 2008 में जब मुंबई अटैक हुए थे उसके बाद इसे क्रिएट किया गया था, और इसका मेन हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, लेकिन देश भर में करीब 12 इसके ब्रांचेस आपके अवेलेबल हैं। तो एनआईए ने 43 इंडिविजुअल्स की एक लिस्ट जो है उसे कनाडा को प्रोवाइड किया है। अभी वैसे भी आप जान रहे हो इंडिया कनाडा काफ़ी इशू चल रहा है, जहाँ पर वहाँ पर एक टेररिस्ट को मारा गया था, उसका पोटेंशियल अक्यूज़ किया है इंडियन एजेंट्स पर। अभी हाल ही में आज कल के ही दिन एक और टेररिस्ट को मार गिराया गया है, किलिंग हुई उसकी इनफैक्ट, और वहाँ पर नाम इनमें से एक जो है लॉरेंस बिश्नोई, उसका नाम उसके किलिंग में आपका दोस्तों आया है। फिर दोस्तों गवर्नमेंट जो है, जिसमें मैंने पहले बताया था आपको, किसान ऋण पोर्टल जो है उसको लॉन्च कर रही है, और इसके अलावा उसने विंड्स जो मैनुअल है उसको भी लॉन्च किया है। विंड्स मैनुअल को लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसका मेन मकसद है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करना वेदर स्टेशन का। तो मैंने कल बताया था आपको विंड्स पोर्टल का, तो विंड्स मैनुअल जो है वो हमारा आज का स्ट्रैटेजी है, जहां पर एक ऐसा पोर्टल बना है जो कि वेदर स्टेशंस को डेवलप करेगा और वेदर फोरकास्टिंग करने में और फार्मर्स की हेल्प करने में ये विंड्स पोर्टल जो है एक बड़ा रोल आपका प्ले करने वाला है। अब आते हैं होमवर्क पे। तिरुवनम एक फेस्टिवल है जो प्रिवलेंट है किस स्टेट में? एडीबी ने क्रिएट किया, कंस्ट्रक्ट करेगा 25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट? शिनोन मिराज एक सेंटर शोकेसिंग द हिस्ट्री ऑफ दर्शिना ट्राइब्स किस स्टेट यूटी में है? कौन सा कंट्री सेटअप किया है टू होल्ड अ रेफरेंडम रिकॉग्नाइज इंडिजिनस पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन? और क्रॉस लिंक्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम किस कंट्री के साथ इंडिया ने एसोसिएट किया है? तो इन 5 सवालों के जवाब हमें दीजिएगा आप, एंड इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बाकी अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत ही इंटरैक्टिव ग्रुप है, जहां पर हम हर 2 घंटे पे करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं और डिस्कशंस करते हैं करंट अफेयर्स को लेकर, बर्निंग इश्यूज को लेकर, जीएस को लेकर। तो जरूर ट्राई करिएगा, इसको स्कैन करिएगा गूगल लेंस से या अपने फोन कैमरा से, या फिर अगर आपको मेरा पीडीएफ चाहिए, ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना है, तो ये एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, इस पे जाके भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पर इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। मुलाकात करेंगे आपसे हम कल। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसबीआई की या फिर आरबीआई असिस्टेंट की या बैंक एग्जाम्स की, उनके लिए एक स्पेशल सीरीज ऑलरेडी चल रही है, मंडे टू सैटरडे 12 बजे, जरूर देखिएगा उसको। 3 या 2 दिन बैंकिंग कंसेप्ट, 2 दिन फैशनल अवेयरनेस, 1 दिन स्ट्रैटेजी के। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की या फिर अलग एग्जाम्स की, प्लीज़ मेरे को रीच आउट करें, यहाँ पर जाके आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे को। अगर आप डिमांड करेंगे तो आपके लिए भी हम अलग से सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ये चैनल बेसिकली है करंट अफेयर्स, बर्निंग इश्यूज और जनरल स्टडीज का। तो आपकी कोई भी एग्जाम तैयारी आप कर रहे हो, उनकी तैयारी हम यहाँ पर इन 3 कैटेगरीज में आपकी तैयारी यहाँ पर हम कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करते हैं अब आपसे हम कल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। माय नेम इज कुश पांडे, साइनिंग आउट एंड पीस अप गाइस, बाय बाय।